कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो बुरा ये है कि एक क्वेश्चन मेंस में आता ही था इसका, तो एक तरह से मान के चलते थे कि जिनसे एक क्वेश्चन पक्का रहता है, जैसे बोलते थे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा AGP। हेलो गाइस, मैं हूँ अमित तिवारी IIT बॉम्बे से आपके लिए मेरे दोस्त अश्विनी के चैनल से ज्ञान पेलने के लिए आया हूँ। JEE के नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे चेंज कर दिए गए NTA के द्वारा, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी, क्योंकि अभी हम बहुत सारे अनरिलेटेड टॉपिक्स अगर पढ़ेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। और इस बार के चेंजेस बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, इससे आपकी पढ़ाई में बहुत सारे चेंजेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा खासकर मेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेंस रिलेटेड टॉपिक्स में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि हम फिज़िक्स की बात करते हैं, तो फिज़िक्स में यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेविटेशंस में से मतलब कुछ हार्ड टॉपिक्स हटा दिए गए, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी। ये तो एक तरह से मेन टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स का, पर वो हटा दिया गया है। और डॉपलर इफेक्ट्स हटा दिया गया है ऑक्सीलेशन एंड वेव से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर्स एंड एप्लीकेशन और कलर कोड्स हटा दिए गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट हटा दिए गए हैं। वैसे भी ये थोड़ा टॉपिक आपको NCERT रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, तो मोस्टली मतलब NTA ने ये किया है कि पढ़ने की चीज़ें कम कर दी, आप समझ के अब क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि एक तरह से फ़ायदा भी है नुकसान भी है अपना अपना। ऑप्टिक्स में से रिजॉल्विंग पावर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया गया है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते थे वैसे आपको। और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ हटा दिया है फिजिक्स में से। और जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन, ये सब भी हटा दिया गया। और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो बुरा ये है कि एक क्वेश्चन मेंस में आता ही था इसका, तो एक तरह से मान के चलते थे कि कंफर्म में मार्क्स मिल जाएगा, पर अब इससे ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम ना पड़े। और पूरा फिजिक्स का सिलेबस सुनने के बाद ऐसा लगा मेरे को कि जो ऐसे सब टीचर्स अपने टाइम पे बोलते थे कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आना पक्का ही है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, अब वो टॉपिक ही हटा दिया NTA ने। टॉपिक यहाँ है मोस्टली वही वाले टॉपिक हटा दिए गए। NTA ने ऐसा लग रहा है जैसे टारगेट किया हो कि पूरा नया रिफॉर्म करना चाहा हो प्रीवियस ईयर से इस बार के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर ना देखें, प्रीवियस ईयर भी देखना है, पर ये टॉपिक्स नहीं देखना है जो बताया गया। अब वैसे ही केमिस्ट्री में भी मोस्टली जो पढ़ने वाले या रटने वाले टॉपिक्स है वो हटा दिए गए, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है, फिर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हटा दिया है, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है, फुल चैप्टर से रिमूव कर दिए गए। और हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और मेटलर्जी भी हटा दिया गया है। मेटलर्जी भी? हाँ, जनरल प्रिंसिपल इन प्रोसेस और आइसोलेशन मतलब मेटलर्जी, जो कि कोचिंग्स में जनरली मेटलर्जी के नाम से पढ़ाते हैं। और बाकी मोस्टली केमिस्ट्री में सीधा ही चैप्टर रिमूव किया है, कुछ टॉपिक्स पे इन्हें कुछ नहीं किया बदलाव। और मोस्टली वो पढ़ने वाले लास्ट की रीडिंग करने वाले चैप्टर्स से, जैसे पॉलीमर्स, वो हटा दिए हैं। तो अब मेंस में मान के चलते थे अपन इनसे एक क्वेश्चन आएगा ही सही, तो इसको पढ़ लेते हैं कि 4 नंबर पक्के हो जाए, पर अब उधर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, सीधा आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। जैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने हैं हिमांशु पांडे से करो, इनऑर्गेनिक के करने हैं तो BK जायसवाल अच्छी बुक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें ना इस आखिरी महीने में और जनवरी में जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। बाकी मैथ्स में भी कुछ टफ टॉपिक्स जो है, सब टॉपिक में से वो हटा दिए गए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में से तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया। मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया गया, वैसे भी उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। और प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हटा दिए हैं। फिर AGP में से AGP का सम ही हटा दिया है, और SN1, SN2 और SN3 टाइप के समेशन ये हटा दिए हैं। रोलीज थ्योरम, लेग्रांजे, ये भी हटा दी गई है। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बेसिक पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी हटा दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है।
जैसे इक्वेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वो सब हटा दिया गया है। बाकी वेक्टर एंड अलजेब्रा में से स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिए गए हैं जो कि फार्मूला बेस्ड थे थोड़े बहुत, तो वो पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और भी जो छोटी मोटी चीज़ें, जो छोटे मोटे टॉपिक हटे हैं, वो इस PDF से मिल सकती है आपको, मतलब ऑनलाइन जानकारी मिल जाएगी, उसको ध्यान रखना और उसके रिलेटेड अब आपको पढ़ाई करनी है। जो चैप्टर नहीं आ रहे वो नहीं पढ़ना है, और जो टॉपिक्स नहीं आ रहे उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो आ रहे हैं उन पर फोकस करना है। और ऐसा डाउट आ रहा था मेरे को कि मतलब जो अपने सारे टीचर्स बोलते थे कि जैसे केमिस्ट्री में रटने वाले टॉपिक्स रहते थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोगों को मतलब हमारे मेंस के टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, एडवांस में अच्छे आते हैं, क्योंकि हम रटने वाला टॉपिक नहीं कर पाते हैं। जैसे जो चैप्टर्स हटे हैं केमिस्ट्री से, वो पूरे रटने वाले थे, उनमें बहुत टाइम जाता था, भले ही उससे ईजी क्वेश्चन आता है। और सिमिलरली मैथ्स में भी उन्होंने ऐसे टॉपिक हटाए हैं जिनसे एक क्वेश्चन पक्का रहता है, जैसे बोलते थे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, AGP से क्वेश्चन आएगा। और सिमिलरली फिजिक्स से भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक हटाए हैं जो कोचिंग वाले नॉर्मल एग्जाम्पल करते हैं। तो अब बच्चे को कैसा करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे टाइम में उसी हिसाब से पढ़ता रहा कि हाँ ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा, और टीचर भी कुछ ऐसा ही बताते रहते हैं। तो अब उसको लास्ट 2 महीने में कैसा करना चाहिए, प्लस आपने क्या किया था कि आपकी अच्छी रैंक आ गई? अब क्योंकि सिलेबस पूरा ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो एडवांस और मेंस में मेरे ख्याल से प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मेनली जो मेंस बेस्ड टॉपिक्स है वो हटा दिए गए हैं। तो जैसा आपको एडवांस में मेंस में पढ़ना है, तो एक प्लस पॉइंट भी है इस बात का कि कुछ प्रिपरेशन में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, दोनों सेम टाइप के प्रिपरेशन से दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये किया था कि किसी भी एक टाइप की बुक या एक टाइप के प्रॉब्लम्स पे सेट रहा था, और ख़ासकर जो नोट्स मिले थे उसको ध्यान से पढ़ा था, क्योंकि नोट्स आपके बेस्ट होते हैं, और नोट्स के क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व किया था, तो उससे वापस से मतलब अच्छे खासा रिवीजन हो गया था, क्योंकि वही क्वेश्चन क्लास से भूल जाते हैं अपन, और क्योंकि बहुत सारे उसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते भी है, पर क्योंकि अपना रिवीजन नहीं हुआ होता है तो रह जाता है, इसलिए उसको ध्यान रखना है। और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कैसी रखनी चाहिए? किस बच्चे का सिलेबस कम, मतलब यदि किसी बच्चे का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, किसी का हो गया है, किसी की अच्छी प्रिपरेशन है, तो उस हिसाब से टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए और उसको कैसे क्वेश्चन करने चाहिए? अब जैसे जिसका सिलेबस हो गया है उसे अब मेनली टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, और टेस्ट में जो नहीं हो पा रहा है उस रिलेटेड टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए उन लोगों को, और जिनका सिलेबस अभी भी हो रहा है वो ट्राई करे कि जल्द से जल्द नवंबर एंड तक कर ले, और दिसंबर का पूरा महीना टेस्ट पर ही फोकस करे, तो जितने ज़्यादा टेस्ट कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ओह, सो थैंक यू सो मच अमित। और अपने चैनल पे अब मेंस आ रहा है, तो और भी मेंस से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे डिफरेंट टॉपर से, उनके पर्सपेक्टिव जानने। प्लस अब मेन फोकस आपको इसमें रखना है कि अब आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ में, भले ही वो सोशल मीडिया हो, भले ही वो टेस्ट सीरीज हो, भले ही वो क्वेश्चंस हो, किसी में भी अब हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक चीज़ पकड़ना है और फिर उसी के हिसाब से चलना है। सो अगेन थैंक यू सो मच अमित, एंड ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट।